हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो आज हम लोग 30 मिनट्स रिवीजन करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसके अलावा भी हम लोगों ने 30 मिनट्स रिवीजन बहुत सारे चैप्टर्स की कर ली है। ये रैपिड रिवीजन है, पूरे का पूरा चैप्टर आपको पता चल जाएगा क्या बताना चाह रहा है और क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स थे। और ये 30 मिनट रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं भारत पंचाल आप सबके सामने। इससे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट बना दिया है, बढ़िया वाले नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रखे हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। आप सबने पीरियोडिक टेबल देखी हुई है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है ना। ये अब ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। चैप्टर का नाम डी एंड एफ ब्लॉक है, 7 मार्क्स का बन सकता है, बनेगा। ठीक है। डी ब्लॉक किसे कहेंगे कि जब हम कन्फिग्रेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। अब ना व्हाट इज पेनल्टीमेट, देखिए एक होती है वैलेंस शेल, एक होती है पेनल्टीमेट शेल, एक होती है एंटी पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस बोलते हैं आउटर शेल को, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं इनर शेल को, एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं और ज्यादा इनर को, है ना, थर्ड लास्ट। तो देखिए अगर आप डी ब्लॉक की जनरल कन्फिग्रेशन करते हो तो आ सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन n-1 D1 to 10 NS 0 से 2। अच्छा, आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाए, डी ब्लॉक की टोटल हमारे पास 4 सीरीज होती हैं। इस सीरीज को हम बोलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। हमने डिटेल में पढ़ना है इस सीरीज को, ठीक है ना। अगली बात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम जनरली बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को आप ट्रांजिशन बोलते क्यों हो, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है। इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, मींस इनके डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ कमी रहती है। दैट्स वाई इनको हम लोग क्या मानते हैं, ट्रांजिशन मानते हैं। अब देखिए डी ब्लॉक में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करोगे तो D1, D2, D3, D4 अप टू D10, ठीक है। बट डी में 10 तो लास्ट में ही है, इनिशियली तो D1, D2, D3 है, मतलब कुछ ना कुछ कमी है। अब जब डी में कमी है तो इसी वजह से डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। और जिसका डी में कमी ना हो, जिसका डी फुली फिल्ड हो, उन्हें हम ट्रांजिशन कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, सो दे डू नॉट शो मच रिजेम्बलेंस विद अदर ट्रांजिशन एलिमेंट। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों, बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास 4 सीरीज हैं। 3D सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन बोलते हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। थोड़ा बहुत सबके बारे में देखेंगे, बट मेन डिटेल में जो हमने पढ़ना है वो 3D सीरीज के बारे में पढ़ना है। 3D सीरीज को याद रखने की ट्रिक क्या है आप सबको पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ भाई, है ना, क्या है इसको याद रखने की ट्रिक। ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट अ 1 मिनट। हमारे ज़माने का गाना है ये है, ठीक है ना। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। कन्फिग्रेशन करते हुए बहुत बेसिक है, सबको आता ही होगा। जैसे स्कैंडियम की करोगे Ar18 4s2 3d1, टाइटेनियम की करोगे Ar18 4s2 3d2। यहाँ पर 2 केस एक्सेप्शनल होते हैं, फर्स्ट इज क्रोमियम एंड सेकंड इज कॉपर। क्रोमियम में 4s1 आएगा, इधर भी 4s1 आएगा। और डी क्रोमियम में देखिए अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो डी में 4 होना चाहिए था, बट इसके डी में 5 होता है। कॉपर का अगर सिर्फ ट्रेंड देखें तो डी में 9 होना चाहिए था, बट इसके डी में 10 होता है। ये एस के एक इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं, क्यों, क्योंकि इनको ज़्यादा स्टेबल होना होता है। एस और डी, 4s और 3d में एनर्जी गैप बहुत कम है, मतलब ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज किए जा सकते हैं, इनके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करना पॉसिबल होता है। आगे बढ़ो भाई। जैसे मैं कुछ कन्फिग्रेशन आपके सामने करना चाह रहा हूँ, जैसे कि Cr2 पॉजिटिव है। अगर आप सिंपली क्रोमियम की ऑक्सीडेशन कन्फिग्रेशन करोगे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, कन्फिग्रेशन सिंपली क्या करोगे, Ar18 है ना, 4s1 3d 5, 18 1 19 और 5 24। और मान लो मैंने इस पर 2 पॉजिटिव कर दिया, 2 पॉजिटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे, माइनस किस में से हो जाएंगे, 4s0 3d 4 और ये Ar18। आप किसी की भी कन्फिग्रेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया Fe3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन कर दो यार। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 के हिसाब से अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगी, Ar18 4s2
3d6, 18 2 20 6 26, 3 प्लस मतलब 3 माइनस, माइनस कहाँ से होंगे, पहले s में से होगा, 4s 0 हो जाएगा। और आपने 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने, 2 s में से गए, 1 d में से जाएगा, तो ये 3d क्या हो जाएगा बेटा 5। और आप कन्फिग्रेशन के बिना इस चैप्टर को नहीं मान सकते हो कि आपको समझ में आ जाएगा, कन्फिग्रेशन आपको आनी ही चाहिए। इसके बाद हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। आप 3D सीरीज में जाओ, किसी भी सीरीज में जाओ, जब आप डी ब्लॉक में मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, तो आपको कुछ इस तरह के ट्रेंड देखने को मिलते हैं। इनिशियली साइज डिक्रीज होता है, फिर साइज सेम रहता है और फिर साइज इंक्रीज होता है। पहले साइज डिक्रीज होगा, फिर सेम रहेगा और फिर इंक्रीज होगा। अब ऐसा होता क्यों है मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में साइज डिक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से, कि जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आउटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाएगा। बीच में शील्डिंग इफेक्ट राइज हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देता, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से साइज सेम सेम रहने लग जाता है। और इन दी एंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाती है, दैट्स वाई साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है, यहाँ पर ट्रेंड लिखा हुआ है, इन द एंड ऑफ द सीरीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आयनिक रेडियस क्या होता है। इन जनरल आयंस ऑफ द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। कि अगर आयंस सेम चार्ज के हैं, अगर आप 2 पॉजिटिव के लिए देख रहे हो तो लेफ्ट राइट जाते हुए साइज जो है डिक्रीज होता चलेगा। और जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, मान लो किसी एलिमेंट पे 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, तो उसका साइज घटता चला जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आयरन है, ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन है, 26 प्रोटॉन है। मान के चलो मैंने कर दिया Fe2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 26 प्रोटॉन है। मान के चलो मैंने कर दिया Fe3 पॉजिटिव, 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 26 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स तो सेम है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होता जाएगा भाई, डिक्रीज होता जाएगा। अगला बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा फंडा है भाई, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड देखने को मिलता है। और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखिए, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। हाँ, कुछ ट्रेंड है, जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पर मैग्नीज जो है, मैग्नीज के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उस बेस पे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। बट भाई साहब स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाने को प्रेफर नहीं करते हैं, दैट्स वाई मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अदरवाइज जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप ट्रेंड देखो, देखिए पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फिर मैग्नीज आता है तो घट जाता है, और फिर थोड़ा सा बढ़ता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, और धीरे धीरे अनपेड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट जाते हुए कम होते जाते हैं। तो इस वजह से ये ट्रेंड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो भैया टंगस्टन का। और आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हमारे पास मरकरी नाम की वो मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जो मेटल्स के नाम पे धब्बा है, कह लीजिए कलंक है, मेटालिक करैक्टर। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जरूरी है आप सबके लिए। आपसे पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट या आर कंसिडर्ड एज सॉफ्ट मेटल। देखिए, कोई मेटल सॉफ्ट है या हार्ड है, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जिंक की कन्फिग्रेशन होती है 3d10, कैडमियम की कन्फिग्रेशन होती है 4d10, मरकरी की कन्फिग्रेशन होती है 5d10। तो इनका जो डी है वो फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड मतलब कुछ इस तरह से डी के इलेक्ट्रॉन है इनके। भाइयों, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और सिंस इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड वीक होगी, दैट्स व्हाई दीज आर सॉफ्ट मेटल, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं क्रोमियम की बात कर लूँ, क्रोमियम के पास बहुत ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। मेटालिक करैक्टर की बात करें, शो ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल मेटल्स, ठीक है। और strength of metallic bond, number of unpaired electron which increase the chance and
मेक द बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। क्रोमियम इज अ हार्ड मेटल वाइल जिंक इज अ सॉफ्ट मेटल। इसका मतलब यही है, क्रोमियम हार्ड मेटल है क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिंक एक सॉफ्ट मेटल है क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं। और अच्छी मेटल्स की प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? हार्ड होती हैं, कैटलिस्ट बनाती हैं भाई साहब, अलॉयज भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई मालिएबिलिटी होती है, डक्टाइल नेचर की होती हैं, सोनरस होती हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन किसे कहा जाता है कि आप एक सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब सॉलिड जितना हार्ड होगा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना उतना मुश्किल होगा। तो याद रखिए लेफ्ट राइट जाते हुए अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बढ़िया सॉलिड होगा, तो उसको गैस में कन्वर्ट करने में ज़्यादा एफर्ट लगने वाले हैं। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं कि आपने सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और देखो ये एस और पी ब्लॉक के बीच में है डी ब्लॉक, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कहीं ना कहीं वहीं पर लाई करती है। और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है किसी की भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ जिंक की, कैडमियम की, मरकरी की, सॉफ्ट मेटल हैं बट उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी नहीं है क्योंकि वो स्टेबल है। कोई भी स्टेबल एटम अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कभी भी ईजी टास्क नहीं होता है। ठीक है ना। 5D एंड 6D सीरीज एलिमेंट्स इज मोर देन 3D एंड 4D एलिमेंट ड्यू टू लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 3D 4D के कंपैरिजन में 5D और 6D के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसके कारण? लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। क्या होती है लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड? आगे आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखिए डी ब्लॉक की मेटल्स होते हैं, मेटल एटम्स होते हैं, उनकी स्फेरिकल शेप मानी जाती है। अब स्फेयर्स को आप लोग कितने भी अच्छे से फिल कर दो, कुछ ना कुछ जगह फिर भी खाली रह ही जाएगी। इस खाली जगह को जब छोटे छोटे, अच्छा इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? दिस वैकेंट स्पेस इज नोन एज वॉइड, या फिर इसे आप लोग क्या बोल सकते हो? इंटरस्टिशियल साइट बोल सकते हो। इंटरस्टिशियल साइट, जब इस वॉइड को, जब आप इस इंटरस्टिशियल साइट को छोटे छोटे एटम्स के द्वारा फिल कर दोगे, नॉन मेटालिक एटम होते हैं लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जब इसमें वो छोटे छोटे एटम्स आ जाते हैं ना, तो ये स्पेस सारे का सारा फिल हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा भाई, हमारे पास जो कंपाउंड बन के निकलेगा उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन। ठीक है। दे आर यूजुअली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नीदर टिपिकली आयनिक और नॉर कोवेलेंट। कुछ एग्जांपल हैं टंगस्टन कार्बाइड, Mn4n, Fe3n, VH0.56, TiH1.7. The interstitial compounds are very hard, retain metallic conductivity, have high melting point and chemically inert. रिएक्शन नहीं करते हैं ये इजीली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है कि जब आप एक मेटल को मिक्स कर देते हो दूसरी मेटल के साथ। और डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा अलॉयज बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं सर? क्योंकि ना इनके जो एटम्स का साइज होता है वो लगभग लगभग सिमिलर सा होता है। ठीक है। जिसकी वजह से एक एटम दूसरी मेटल के एटम को इजीली रिप्लेस कर सकता है। ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? समझा देते हैं। जैसे कि ये है, ये हमारे पास ये हमारे पास मेटल के एटम्स हैं। ये मान लो मेटल ए, फिर हम एक दूसरी मेटल ले लेते हैं, ये है मेटल बी। अब इनके एटम्स का साइज क्या है? लगभग लगभग सिमिलर है। और जब एटम्स का साइज सिमिलर है तो एक दूसरे को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर इनसे जो कंपाउंड बन के निकलते हैं उन्हें हम लोग अलॉयज बोलते हैं। क्या होते हैं अलॉयज? अलॉयज आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन मैनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। Many of D block elements form alloys because they have small similar atomic radius due to which they can easily replace the atom of other matter. ठीक है। और कभी भी अलॉयज बनाए जाते हैं ना किसी मेटल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड है, बढ़िया मेटल है ना, बहुत महंगी होती है, बट उसके साथ ड्रॉबैक क्या है उसका कि वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए आप देखोगे 24 कैरेट की कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनाई जाती। ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें थोड़ी बहुत हमें मिक्सिंग करनी पड़ती है कॉपर की, सिल्वर की, सो दैट कि उसके अंदर
हार्डनेस आ जाए। जैसे लोहे की बात मैं करता हूँ, लोहे में जंग लग जाता है तो लोहे से स्टील बनाया जाता है, सो दैट कि यार उसको जंग से बचाया जा सके। जंग बोले तो रस्ट, है ना। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में 5 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, बट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 2 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? पहली है पैरामैग्नेटिक, गलत लिख रहा हूँ, पहली है पैरामैग्नेटिक और दूसरी है डायमैग्नेटिक। अब ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या बोला है सर? पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? विच आर अट्रैक्टिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, एक्चुअली तबीयत खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अट्रैक्टिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं भैया? विच आर रिपल्सिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, रिपल्सिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक जो अट्रैक्टिव हो और डायमैग्नेटिक जो रिपल्सिव हो। अट्रैक्शन कौन शो करता है? जैसे आप लोग सिंगल हो, जो भी सिंगल होगा वो दूसरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं। जो पेयर्ड होते हैं, जैसे जो हमारे जैसे उम्र दराज हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो इतनी अट्रैक्शन नहीं शो करते दूसरी जगह, करनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो अगर कोई सिंगल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर कहीं पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वाइल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अच्छा, अगर 5 तरह की बात करें तो जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं। मैनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब कौन कितना पैरामैग्नेटिक है, कौन कितनी अट्रैक्शन शो कर सकता है, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n प्लस 2, वेयर म्यू का मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या मतलब होता है भाई? मैग्नेटिक मूवमेंट। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और bm इसकी यूनिट होती है, बोहर मैग्नेट्रॉन। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि भाई कैसे अपन कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई बोलता है आयरन 3 पॉजिटिव है, आपसे कोई पूछे कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या होगा? Ar18 4s2 3d6, ये बात है 26 के लिए, आयरन के लिए। बट अगर इस पर 3 प्लस है, 3 प्लस मतलब 3 माइनस होगा, और माइनस कहाँ से करोगे भाई? पहले आप माइनस करोगे s से, 3s0, और डी में कितने हो जाएंगे भाई? 5, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, आगे बढ़ो। तो पहली तो बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग क्या लिखोगे? इट इज़ पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। म्यू निकालना है, म्यू का फॉर्मूला क्या होगा? रूट n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड। कितने अनपेयर हैं भाई? 5, 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इज 7, 7 इंटू 5 इज रूट 35। यूनिट क्या हो जाएंगी इसकी? bm हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनते हैं? जब एक लिगेंड जुड़ जाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाय डोनेटिंग देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो मेटल होती है ना, मेटल जनरली डी ब्लॉक से होती है। तो आप लोग क्या लिखते हो कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लिगेंड्स के साथ जुड़ के। अब ऐसा होता क्यों है कि लिगेंड्स इन्हीं को इलेक्ट्रॉन क्यों देते हैं? देखो, पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनके पास न्यूक्लियर चार्ज होता है, इनके पास खाली डी ऑर्बिटल भी होता है, छोटा साइज होता है, इजीली कहीं भी फिट हो सकते हैं। जैसे कि मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, मैं हूँ और परव है, परव छोटा बेबी जो है, तो अट्रैक्शन किसकी तरफ ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली हम उस उम्र से निकल चुके हैं जहाँ पर अट्रैक्शन फील करें, तभी तो हमारे सब्सक्राइबर उतनी स्पीड से बढ़ते नहीं हैं। कम टू द पॉइंट, ये तो रोना हो गया। तो दे हैव स्मॉल एटॉमिक रेडियाई, हाई न्यूक्लियर चार्ज, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटलिस्ट आप सबको पता है, कैटलिस्ट मतलब हमारी केमिस्ट्री में मोस्टली रिएक्शन जो होती हैं वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं ब्रो, और उन पे खुद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। और मोस्टली आप कैटलिस्ट देखोगे वो डी ब्लॉक से होते हैं, मोस्टली
आप ऑर्गेनिक कर चुके हो, मैंने करवा दिया है, अभी 30 मिनट्स रिवीजन उनकी भी चल रही है। तो अब देखो मोस्टली कैटलिस्ट डी ब्लॉक के ही होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? इसके 2-3 रीज़न हैं। पहली बात, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, hence possesses the capacity to absorb and re-emit wide range of energy which is used as an activation energy. Transition elements and their compounds show catalytic property due to variable oxidation state and their ability to adopt मल्टीपल ऑक्सीडेशन। बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, इसी वजह से डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। अगली बात आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखोगे वो जनरली कलर्ड होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर्ड नहीं होते, डी ब्लॉक के एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ठीक है, अब डी ब्लॉक की अगर मैं मेटल्स की बात करता हूँ, मेटल्स कलर नहीं होती हैं। एक कॉपर को छोड़ दो और गोल्ड को छोड़ दो, जितनी भी हमारी 118 एलिमेंट में से जितनी भी मेटल्स हैं उन सबका कलर सिल्वर होता है। सिल्वर को देख लो, प्लेटिनम को देख लो, आप आयरन को देख लो, एल्यूमिनियम को देख लो, सोडियम को देख लो, किसी को भी देख लो भाई, Au और Cu को छोड़ के, गोल्ड और कॉपर को छोड़ के सबका कलर सिल्वर होता है। तो फिर वो कलर कब शो करती हैं? वो कलर तब शो करती है जब हम उनको हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है ना, दैट्स वाई वो कलर शो करती हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने डी जनरेट डी ऑर्बिटल लिखा है। डी जनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि डी के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको एनर्जी दी तो ये एक्साइट होके इधर चला जाएगा, और जब ये एक्साइट होके इधर चला जाएगा तो डी डी ट्रांजिशन कहलाएगा, और इसी वजह से ये कलर शो करता है। If unpaired electron is present, complex is colored due to DD transition and also paramagnetic. If unpaired electron is absent, complex or compound is due to the absence of DD transition, diamagnetic in nature. CuSO4 is blue in color while ZnSO4 is colorless. आपसे पूछा जाता है कि जिंक दादा क्या है, कलर्ड है कि कलरलेस है? जिंक दादा कलरलेस है। और जिंक दादा कलरलेस क्यों है? क्योंकि ब्रो के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी, और डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी तो भाई कलर भी शो नहीं करेगा। भैया कलर्ड मतलब रंगीन जिंदगी जैसे तुम्हारी है, रंगीन जिंदगी के लिए अनपेयर होना चाहिए। जब पेयर्ड हो जाते हैं तब जिंदगी रंगहीन बन जाती है, कलर लेस बन जाती है, नहीं शो करते सकते इधर उधर ट्रांजिशन। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पूछा जाता है क्यों, बहुत पक्का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 100% आएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं? ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इन डिफरेंट कंपाउंड, और क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। फिर आपसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट, राइट द नेम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच कैन शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो एलिमेंट है स्कैंडियम, जिसकी ऑक्सीडेशन ट्रांजिशन अगर पूरी सीरीज में बोला जाए 3D सीरीज में तो 2 एलिमेंट हो सकते हैं, स्कैंडियम +3 शो करता है और जिंक +2 शो करता है। 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? मैग्नीज शो करता है। ठीक है ना, लिखा गया है मैग्नीज शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पूरी पीरियोडिक टेबल में बात करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? वो ओस्मियम, जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉपर जो है, कॉपर 1 पॉजिटिव को जब पानी में डाला जाता है तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बहुत स्टेबल होती है। लिखा गया है कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन कॉपर 1 पॉजिटिव बिकॉज इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वा सॉल्यूशन। अब पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करते हैं, मतलब किसके साथ जुड़ के ये अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं? तो वो है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मजबूर करते हैं हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाने के लिए। और फ्लोरीन में से भी और ऑक्सीजन में से भी ज्यादा मजबूर करता है ऑक्सीजन। रीजन बिहाइंड दिस की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है एक टाइम में, दैट्स वाई फ्लोरीन ज्यादा मजबूर करता है। देखिए क्या लिखा गया है, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन because oxygen can form double bond while fluorine can form single bond. As a result, highest manganese fluoride is Mn4। यहाँ पर अगर आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +4 आ रही है, हाईएस्ट ऑक्साइड देखोगे तो Mn2O7, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ पर +7 आ रही है।
ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, दैट्स वाई। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल बोलता है IUPAC, ठीक है ना। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ मेटल विद इट्स सॉल्यूशन। एक मेटल लो उसके सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लाइक जिंक को जिंक सल्फेट में डालेंगे तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना, उनके अकॉर्डिंग निकाला जाता है, जैसे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको अगले पेज पे थोड़ा सा डिटेल में समझाना पसंद करूंगा आप लोगों को, है ना। ओ मेरे बबलू, सर कानों से खून आ जाएगा, प्लीज गाना मत गाइए। ये है, अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उस मेटल को आयनिक फॉर्म में लेके जाओ उसकी, और आयनिक फॉर्म में लेके जाने के लिए सबसे पहले उस मेटल को उसकी सॉलिड स्टेट से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटमाइजेशन एनर्जी, फिर उस गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर दोनों केस में आपको एनर्जी देनी पड़ी है, तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या रहेगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या रहेगा? पॉजिटिव। और फिर ये जो आयनिक फॉर्म है इसको पानी में डाल दो, इसे बोल देंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या बोल देंगे इसे? हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये नेगेटिव होती है। इन सब का सम जब ओवरऑल नेगेटिव आता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता है, और जब इन सब का सम ओवरऑल पॉजिटिव आ जाता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पॉजिटिव आ जाता है। देखिए, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पॉजिटिव होती है, इट मींस प्रोसेस एंडोथर्मिक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है, इट मींस प्रोसेस एंडोथर्मिक है। हाइड्रेशन इंथैल्पी नेगेटिव होती है, इट मींस प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और ये जो डेल्टा एच नेगेटिव होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई मोस्टली मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप देखोगे कि वो नेगेटिव देखने को मिलता है। देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड फॉर M2 पॉजिटिव बाई M। अच्छा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, M2 पॉजिटिव बाई M, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंपॉर्टेंट एटमाइजेशन ही, हाँ एटमाइजेशन है। कॉपर इज द ओनली मेटल हैविंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E नॉट, सो इट डजंट लिबरेट द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। देख लो, ये रहा कॉपर, कॉपर की वैल्यू देखोगे प्लस 0.34 है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी माइनस में है, और जिसकी वैल्यू माइनस में है अगर आप उन्हें एसिड में डालोगे ना तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, रिलीज करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे अगर आप देखो गोल्ड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। इट मीन्स यही है कि वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, याद रखना ये ट्रेंड। और रिड्यूसिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऑक्साइड फॉर्मेशन, मैनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड ऑफ डिफरेंट टाइप्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है एसिडिक करैक्टर, याद रखिए एक एलिमेंट का एसिडिक करैक्टर इंक्रीज कर जाता है अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है कहीं पर भी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, HClO, यहाँ पर आप Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +1 आएगी। HClO4, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +7 आएगी। तो ज़्यादा एसिडिक कौन है? ये भाई साहब। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक रिएक्टर बढ़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। ये हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स थे। F ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन F ऑर्बिटल इन प्री पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट से भी जो पहले होती है बेटा जी, ये इनकी जनरल कन्फिग्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। N-2 F1 to 14, N-1 D 0 to 1 NS2। यहाँ पर दो सीरीज है हमारे पास, ये पहली है 4F सीरीज, ये दूसरी है 5F सीरीज। 4F सीरीज को हम लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, 5F सीरीज को हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। लाठर के सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यहाँ बाहर ले आओ। एक बार थापा गया, कहाँ गया? यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो पर। अमेरिकन सीएम ने बकवास की काफ़ी, इस बार एफएम पर मैडी नो लेक्चर। बाकी आपको कोई और अच्छी ट्रिक लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 4F सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इन एडिशन दे कैन शो +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट।
इस एफ ब्लॉक में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूँ जो आएगा ही आएगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो है आपका lengthenoid contraction. The regular decrease in the atomic and ionic radii of lengthenoid with the increase in atomic number from left to right in lengthenoid series is called lengthenoid contraction. जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो lengthenoid की साइज में रेगुलर डिक्रीज आता है, दिखाई दे रहा होगा। इस लगातार साइज के डिक्रीज होने को ही हम लोग lengthenoid contraction बोलते हैं। अगली बात है कि ऐसा होता क्यों है, दो रीजन है इसके। ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो F4F इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, क्योंकि उनका जो शेप होता है वो डिफ्यूज होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन को, अच्छा जिन बच्चों को इसमें स्क्रीनिंग शील्डिंग में प्रॉब्लम है ना, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर सर्च कर लेना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय भारत पंचाल सर। 30 मिनट का 40 मिनट का वो लेक्चर है, और वो ना आपकी बहुत हेल्प कर देगा। बहुत सारी बातें आपको उधर से समझ में आ जाएंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ट्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, वो आपको हेल्प कर देगा। कम टू द पॉइंट, इसके कंसिक्वेंस क्या निकले, परिणाम क्या निकले, ठीक है। सबसे पहला परिणाम तो ये निकला, द सेपरेशन ऑफ lengthenoid इज डिफिकल्ट एज देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस इन देयर साइज ड्यू टू विच दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। लेफ्ट राइट जा रहे हैं, साइज कम होता जा रहा है, थोड़ा 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 साइज कम होता जा रहा है, लगभग सिमिलर साइज है, लगभग सिमिलर साइज है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर है। अब उनका रंग रूप तो अलग नहीं होता है ना, अब क्योंकि सब सिल्वरी वाइट होते हैं तो उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया। साइज सेम, प्रॉपर्टीज सेम, सेपरेशन में बहुत डिफिकल्टी है। इसके अलावा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द साइज। अब लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज घट रहा है, और साइज घट रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर भी क्या रहता है भाई, कोवेलेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, वो नहीं दिख रहा, सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स बिकम सिमिलर। आपसे पूछा जाता है कि जिरकोनियम का एंड होफमैनियम का साइज सेम हो गया, ठीक है, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, 5D सीरीज का एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन आ गई भाई। क्लियर है। आगे इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन मेकिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक बिहेवियर, इन मेकिंग अलॉयज, मिक्स मेटल बनाने में। मिक्स मेटल क्या होते हैं, जिसमें lengthenoid हो, आयरन हो, सल्फर हो, और भी बहुत सारी मेटल्स हो। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, मैं इसको अगले पेज पे करवाना चाहूँगा, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी। पिंक कर दें, पिंक रहने देते हैं, इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, आंखों में चुभेगा भी, तुम्हें पता भी लगेगा। अच्छा ये टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको लेक्चर के नोट्स मिल जाते हैं। अच्छा जब आप lengthenoids को एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। lengthenoids की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3 के हिसाब से चलो, है ना। हेलोजन्स के साथ रिएक्शन कराओगे LnX3, H2 के साथ LnOH3, नाइट्रोजन के साथ LnN, सल्फर के साथ Ln2S3, ऑक्सीजन के साथ Ln2O3। पता है ना कैसे बना, जैसे कि लेंथेनम की lengthenoid जो होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देखने को मिलेगी आपको, +3, ऑक्सीजन की -2, क्रिस क्रॉस हो जाएगा तो बन जाएगा Ln2O3। हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करानी है LnX, Ln पे +3 होता है, हेलोजन पे -1, क्रिस क्रॉस, ये क्या हो जाएगा LnX3। हाँ थोड़ा कार्बन के साथ याद रखना, LnC2 बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास भाई एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड किसे कहा जाता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है। इनकी खास बात क्या है कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो सारे के सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है। सिमिलरिटी की बात करें तो ये प्लस सिमिलरिटी, अगर मैं बात करता हूँ लेंथेनोइड्स की एक्टिनोइड्स की, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैव हाई रिएक्टिविटी। जैसे जैसे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होती है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, बट एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा साइज घटता है, क्योंकि 5f के शील्डिंग इफेक्ट बहुत कमजोर होता है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और इनका डिफरेंस बन सकता है, मुझे बहुत लगता है कि यार आ सकता है। तो लेंथेनोइड्स क्या करते हैं, +3, +2, +4, और ये +3, +4, +5, +6, +7, क्योंकि ना S-D-F सबका जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम है, सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है लेंथेनोइड्स का, इनका और भी ज़्यादा पुअर है,
ठीक है ना। इनके पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक ये भी होते हैं। इनके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया जा सकता है इजीली, लैंथेनॉइड्स के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सर क्यों? रेडियोएक्टिव है और इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को स्टडी करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल काम है, नहीं पढ़ सकते भाई। लेंथ रेडियोएक्टिव एलिमेंट बहुत खतरनाक माने जाते हैं, तो कैसे पढ़े इनकी प्रॉपर्टीज को? क्लियर है ना। दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ज़्यादा रेडियोएक्टिव हैं ये, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है ना। दीज आर नॉन रेडियोएक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम, और ये सब्सटेंस होते हैं सारे के सारे रेडियोएक्टिव। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। 100% श्योर है इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कुछ भी हो जाए बनेगा ही बनेगा। और ये बहुत, अब देखो अगर आपको आता है तो ठीक है, अभी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, बट मैं इस पे एक बहुत डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। वो वीडियो 1 घंटे की, 1.25 घंटे की हो सकती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना जरूरत है कि नहीं। हाँ, इससे 2, 3, 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और श्योरली बन सकता है, मैं बनाऊंगा। बट अभी आप लोग देख सकते हो कि हाँ आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, बहुत जल्दी बना दूंगा, डोंट वरी। तो कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो 2 कंपाउंड्स बहुत फेमस होते हैं। पहला है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये बनाया जाता है फ्रॉम क्रोमाइटोर। क्रोमाइटोर क्या होता है? FeCr2O4। आप इसमें क्या डालते हो? NaOH डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सोडियम क्रोमेट के अंदर। सोडियम क्रोमेट इज Na2Cr O4। आप सोडियम क्रोमेट में एसिड डालते हो H2SO4, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में Na2Cr2O7। और फिर आप इसमें क्या डाल देते हो? क्या डालोगे यार? KCl डाल दो, है ना, 2KCl डाल दो, तो यह आपका कन्वर्ट हो जाएगा K2Cr2O7 में। 3 स्टेप्स प्रिपरेशन होती है। फेरोक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट आप लोग बना देते हो। आपसे बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमेट पे, डाइक्रोमेट पे पीएच के चेंज करने का क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर आप डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में डालोगे तो क्रोमेट बनेगा। क्रोमेट जो है येलो कलर के क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी भाई? डाइक्रोमेट की, डाइक्रोमेट वॉयलेट कलर के समथिंग बन जाता है ना, ऑरेंज कलर, सॉरी वॉयलेट नहीं, ऑरेंज कलर, क्षमा चाहता हूँ, है ना। तो डाइक्रोमेट में जब आप बेस डालोगे तो ये क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप क्रोमेट में एसिड डाल लोगे तो वो डाइक्रोमेट में। ये आपके पास क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, और डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो दीज आर ऑरेंज रेड क्रिस्टल, मॉडरेटली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट रेडिली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। अगर आप इसे गर्म करोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट को, तो आपका पोटेशियम क्रोमेट मिलेगा विद Cr2O3 एंड ऑक्सीजन। अगर आप इस पे बेस डालोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट पे बेस डालोगे तो पोटेशियम क्रोमेट, और पोटेशियम क्रोमेट पे एसिड डालोगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जैसे कि मैंने अभी बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की कब निकल के बाहर आती हैं? जब आप इसको एसिड में डालते हो, है ना। तो एसिड में डाला भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट को आपने एसिड में डाल दिया, तो आपके पास एक तो K2SO4, एक Cr2SO4 थ्राइस, 4H2O 3O, याद रख लेना। और इसकी आयनिक रिएक्शन भी याद रखनी है। Cr2O7 2 नेगेटिव है, 7 ऑक्सीजन है, तो 14 हाइड्रोजन ले लो, 14H पॉजिटिव। ये एक तो 2Cr3 पॉजिटिव बनेगा, 7H2 बनेगा, बार बार याद कर लेना। अब देखो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्या कर सकता है भैया? सिंपल है कि ये हैलाइड्स को, हैलाइड्स जितने भी हैं उनको हैलोजन में कन्वर्ट कर सकता है। लाइक I नेगेटिव को I2 में, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में, H2S को S में, सल्फर 2 नेगेटिव को S में, SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में, SO2 को H2SO4 में, HX को X2 बता चुका हूँ, SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव में। इथाइल अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। फेरस सॉल्ट से फेरिक, सल्फाइड से सल्फर, सल्फाइड से सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड, हैलोजन एसिड से हैलोजन। ये प्रॉपर्टीज होती हैं अपने याद रखने की। कर क्या सकता है? आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एक बार पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, एसिड में डाल दिया और SN2 पॉजिटिव, तो क्या हुआ होगा भैया? जब पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में होगा तो ऑब्वियसली वो अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा और वो SN2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगा SN4 पॉजिटिव में। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पे ऑक्सीडेशन करवाए, ठीक है ना। SN2 पॉजिटिव को SN4 में कन्वर्ट कर देगा। इसी अच्छा, एक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किस काम आता है? ये क्लोराइड आयंस की प्रेजेंस को चेक करने के काम आता है। आप पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालते हो जहां पर भी क्लोराइड आयन होता है, अगर वहां पर क्लोराइड आयन है तो आपको उधर क्रोमिल क्लोराइड मिल जाएगा।
This test is done for the identification of chloride ion during salt analysis. Potassium dichromate is heated with concentrated H2SO4 and a salt having chloride ion and a reddish brown vapors of chromyl chloride are obtained. यूज कहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, डिसइंफेक्टेंट समझते हो ना, पानी वगैरह को साफ करने के लिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर टैनिंग इन लेदर, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। हो चुका है ये बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4 और इसको बनाने के लिए जिस और का यूज किया जाता है वो है पायरोलुसाइट, दैट इज MnO2। इसकी मेकिंग बहुत सिंपल है, मेकिंग प्रिपरेशन भी आ जाती है। आप MnO2 को पहली बात KOH में और एयर की प्रेजेंस में करोगे तो ये आपका बन जाएगा K2MnO4। इट इज नोन एज पोटेशियम मैग्नेट आयन, ठीक है ना। फिर इसकी रिएक्शन कराओगे Cl2 के साथ तो आपके पास बन जाएगा KMnO4। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, ये बात याद रखिए, कई सारे तरीके हो सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए। ये इजी है, ठीक है, और गलत भी नहीं है। तो MnO2 है, आपने KOH लिया, O2 लिया, तो K2MnO4 डार्क ग्रीन कलर का होता है। और ये जो 2K2MnO4 है, जब इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको मिल जाएगा 2KMnO4, ठीक है। KMnO4 इज डार्क पर्पल ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड सोल्युबल इन वार्म वाटर। गर्म करेंगे तो क्या होगा भैया? वही वाली बात है, जैसे याद होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते थे तो क्रोमेट बन जाता था, पोटेशियम क्रोमेट। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करोगे तो वो पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में MnO2 + O2। अब देखो ये ना उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ये भाई साहब हर जगह अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। आप मतलब ना, मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मैं तुम्हें पोटेशियम परमैंगनेट की बहुत सारी रिएक्शन करके दिखाऊंगा। बहुत खतरनाक बंदा होता है भाई ये, बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा इसकी रिएक्शंस हैं, आप लोग देखोगे, ठीक है ना। चलो क्या करता है, KMnO4 लिया आपने एसिड के साथ, K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, MnSO4 इज Mn2 पॉजिटिव, H2 एंड ऑक्सीजन रिलीज करा है, मीन्स ये दूसरों की ऑक्सीडेशन के काम आएगा, ठीक है। MnO4 एसिड में डाला तो Mn2 पॉजिटिव में। अब ये क्या कर सकता है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से मिलती जुलती हैं। ये Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में, H2 नेगेटिव को S में, ये अलग है। ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में, SO2 को H2SO4 में, I नेगेटिव को I2 में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को O2 में कन्वर्ट कर सकता है। अगली बात है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मतलब आप KMnO4 को डाल दो किस में? पानी में, तो यहाँ पर 2KOH 2MnO2 + 3 MnO4 नेगेटिव को जब पानी में डाल लेंगे, ये आयनिक रिएक्शन है, तो MnO2 बन जाता है। क्या कर सकता है, H2S को S के अंदर, बेटा ये थोड़ा सा एक नोट बना लेना, वैसे तो तुम्हारे पास ये शॉर्ट नोट्स होंगे ही, इनको देखना, ठीक है। MnSO4 को MnO2 में, Na2H2O3 को Na2SO4 में से बोलते हैं। थायोसल्फेट से क्या बना सकता है, ये सल्फेट बना सकता है। और अगर मैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस को देखना चाहूँ किसके अंदर, अल्कलाइन मीडियम, बेस में डालेंगे। जैसे KMnO4 है, आपने इसको बेस में डाला तो एक नोट हो जाएगा K2MnO4 + H2O + O। इसको आगे लेके जाओ, K2MnO4 H2O है, ये आपका हो जाएगा MnO2 2KOH में, ठीक है। और यहाँ पे KOH से KOH, K2MnO4 से K2MnO4, फाइनल रिएक्शन आपके पास बचती है 2KMnO4 H2O MnO2 2KOH एंड इधर ऑक्सीजन। ये इसकी आयनिक रिएक्शन है। ये अगेन मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा टाइम मांगती है, ठीक है। द ओवरऑल रिएक्शन इन अल्कलाइन मीडियम इज सेम एज इन न्यूट्रल मीडियम। जैसे न्यूट्रल मीडियम में थी उसी तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है। आई थिंक तो देखने को मिल ही रही होगी। KMnO4 H2O डाला, 2KOH MnO2 है, KMnO4 को H2 में डाला, MnO2 KOH, ऐसा ही है ना, ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर है बेटा। अगर मैं ये क्या है हमारे पास, ये मैग्नेट आयन है, ये हमारे पास परमैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन का कलर ग्रीन होता है, परमैग्नेट आयन का कलर पर्पल होता है। मैग्नेट आयन को अगर मैं बनाऊंगा तो टेट्राहेड्रल, ऑक्सीजन पे 2 जगह नेगेटिव, परमैग्नेट आयन में ऑक्सीजन पे 1 जगह नेगेटिव। इसका यूज़ किया जाता है एज एन ऑक्सीडेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। KMnO4 का बहुत जगह यूज़ करोगे आप एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। इन ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क, डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल, इन क्लीनिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन हॉस्पिटल्स, है ना। हॉस्पिटल्स के अंदर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इन द एंड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देना चाहूँगा। आपने CO3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन लिखनी है। पॉइंट नंबर 1, आपने
निकल 2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है और आपको ये बताना है कि Fe2 पॉजिटिव को अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करोगे इन एसिडिक मीडियम तो क्या होगा, पता चल जाएगा आपका लेवल कहाँ पर है। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। और किस टॉपिक में प्रॉब्लम फेस करो बता देना, वीडियो आ जाएगी। और इन द एंड बस ये बोलूँगा, इसको अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू और प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।